हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट की। ये है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जनरली आपने देखा होगा कि आईबी एंड बिजनेस मैनेजमेंट में थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड इस वाले टॉपिक से तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी के बारे में डिटेल में देखेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। लेट्स सी कि क्या क्या है थ्योरीज और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स बिगिन। एज यू कैन सी, यहाँ पे मोटिवेशन थ्योरीज को दो तरह से बांटा गया है। एक है कंटेंट मोटिवेशन थ्योरी जिसमें इतने सारे थ्योरीज आते हैं, एंड प्रोसेस मोटिवेशन थ्योरी जिसमें ये सारे थ्योरीज आते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझेंगे हम लोग। कंटेंट मोटिवेशन थ्योरी जनरली ये बताता है कि व्हाट मोटिवेट्स पीपल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो क्या चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं जो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आप एक जगह जॉब कर रहे हो एंड आप किस लिए काम कर रहे हो, तो आपको अच्छी खासी वहाँ पे सैलरी मिल रही है। एक दूसरा पर्सन है जिसको सैलरी कम मिल रही है कहीं पे, बट उनको जो है दूसरी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है एंड और भी सारी अम्यूनिटीज़ मिल रही है उनको। तो ये हो गया कि जिस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिल रही है कि आप वहाँ पे वर्क करो। तो व्हाट मोटिवेट्स पीपल, जनरली जो पीपल को मोटिवेट करता है वो उसकी नीड होती है। नीड्स, नीड्स क्या है? तो बेसिक नीड्स आप समझ सकते हो। पहले बेसिक नीड्स से हम लोग समझेंगे। बेसिक नीड्स क्या है? फूड, शेल्टर, हाउस। मतलब हाउस तो शेल्टर में आ गया। तो मतलब आप जनरली जॉब क्यों करते हो? तो पैसों के लिए, सैलरी के लिए करते हो। एंड सैलरी क्यों कमाते हो आप? ताकि आप अपना घर चला सको, आप अपना लाइवलीहुड चला सको। सो नीड्स जो है मेन फैक्टर होता है जो कि पीपल को मोटिवेट करता है कि वो जॉब करे या कोई भी तरह का वर्क वो करे। अब नीड्स बेसिक नीड्स भी होती है, साइकोलॉजिकल नीड भी होती है, सोशल नीड भी होती है। इसके बारे में हम लोग जब कंटेंट मोटिवेशन थ्योरीज देखेंगे तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये समझिए कि कंटेंट मोटिवेशन थ्योरी किस चीज़ पे फोकस करती है? तो व्हाट मोटिवेट्स पीपल, क्या चीज़ है जो पीपल को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। सेकेंड वन, प्रोसेस मोटिवेशन थ्योरी। प्रोसेस मोटिवेशन थ्योरी क्या है? तो हाउ टू मोटिवेट पीपल टू वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन है मान लीजिए, उसमें एक मैनेजर है जो कि ये चाह रहा है देखने के लिए कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। तो वो पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्या है नहीं है, कैसे मोटिवेट होंगे मेरे एम्प्लॉयज़। देन वो कुछ ऐसे प्लान्स इम्प्लीमेंट वहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जांपल एक वर्क उनको कराना है, तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको सर्टेन रिवॉर्ड मिलेंगे, या मान लीजिए बोनस मिलता है। तो ये बोनस एंड जो भी रिवॉर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप वर्क करो, या एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए होता है। तो इस थ्योरीज, ये वाली जो थ्योरीज है ये आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी कि कैसे आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो, या मैनेजर कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे जो कंटेंट थ्योरी है वो बताता है व्हाट मोटिवेट्स पीपल, एंड प्रोसेस मोटिवेशन थ्योरी बताता है हाउ टू मोटिवेट पीपल, कि कैसे मोटिवेट करना है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे हम लोग कि क्या क्या थ्योरीज है। कंटेंट मोटिवेशन थ्योरी में है 4 मेन थ्योरीज: मास्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी, अल्डरफर्स ERG थ्योरी, हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी एंड मैकलेन्स थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसी पे बेस्ड है, ये सारी थ्योरीज आपको देखने को मिलेगी। ये जनरली ये वाली थ्योरी अगर आप समझ गए तो ये सारी थ्योरीज आपको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ये इसमें सारे थ्योरीज आप देख सकते हैं। स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, विक्टर ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, एडम्स इक्विटी थ्योरी है, एंड लोकीज गोल
सेटिंग थ्योरी है। तो एक एक करके हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे कि कौन सी थ्योरी क्या बताती है एंड किस टाइप से क्वेश्चन आता है इससे। फर्स्ट है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये थ्योरी सबसे बेसिक थ्योरी है और ये सबसे पहले दिया गया है नीड्स थ्योरी में से। तो ये पहले क्या करते हैं, जो मास्लो है वो जो ह्यूमन नीड्स होते हैं उनको एक हायरार्की में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पिरामिड टाइप का आप देख रहे हो, इसको एक हायरार्की में इन्होंने नीड्स को पुट कर दिया है। एक एक करके सारे नीड्स को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, आपका जो बेसिक नीड होता है। फॉर एग्जांपल आपको फूड की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है, और बेसिक जो भी नीड्स है वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड आपका हो गया, जो बेसिक नीड्स हैं आपकी वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड की आप जहाँ पे काम कर रहे हो आप वहाँ पे सेफ फील करो, जो इन्वायरमेंट है वो सेफ आपको फील कराए। कोई ऐसी जगह आप वर्क कर रहे हो जहाँ पे मान लो कि आपको सेफ्टी नहीं मिल पा रही हो, या मान लो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही हो, तो क्या आप वहाँ पे वर्क करना चाहोगे? जनरली नहीं करना चाहोगे जब तक कि आपको कोई मजबूरी ना हो। सो सेफ्टी नीड हो गया। सोशल नीड, सोशल नीड हो गया, कोई भी पर्सन अगर सोसाइटी में रहता है तो वो क्या चाहता है कि वो उस जगह पे बिलोंग करे। तो आप अगर कोई मान लो एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप वहाँ पे डेली जा रहे हो, डेली वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे जिनसे आप बात कर सको, शेयर कर सको एंड साथ में काम कर सको। मान लो वहाँ पे कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो आपको क्या वहाँ पे डेली जाना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपसे सब कोई अच्छे से बात ना करे, रूडली बात करे, आपसे कोई फ्रेंडशिप ना करे वहाँ पे, या आपसे कोई भी ठीक से बर्ताव ना करे या बिहेव ना करे, तो आपको वहाँ पे जाना पसंद नहीं होगा। तो हर एक पर्सन की ये जो कॉमन नीड होती है वो क्या, कि वहाँ पे वो बिलोंगिंगनेस उनको फील होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे वो काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे कि हाँ मैं वहाँ उस प्लेस पे बिलोंग करता हूँ, सब मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ये हो गया आपका सोशल नीड। सेल्फ स्टीम नीड क्या हो गया? सेल्फ स्टीम होता है जब आप किसी एक जगह पे काम करते हो तो आपको एक होता है ना कि रेपुटेशन चाहिए होता है, एक स्टेटस चाहिए होता है कि आपको सब रिस्पेक्ट करे, आपको एक ऐसा स्टेटस मिले। मान लीजिए आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, उस ग्रुप में आपकी सब कोई सुने, आप उनको मतलब जो भी आप अपने सजेशंस दो उसकी वैल्यू की जाए, और ये हो गया आपका सेल्फ स्टीम हो गया। सेल्फ स्टीम नीड मतलब हो गया, मतलब एडमायर करे आपको या रिस्पेक्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाली जो नीड है ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या हो जाता है कि आप अपने अंदर क्या चेंजेस देखना चाहते हो। मतलब हो जाता है कि अपने में से आप अपना बेस्ट दे सको या अपना बेस्ट वर्जन निकाल सको, आप कुछ खुद से सीख सको, या कहीं पे आप जॉब कर रहे हो तो नॉर्मल जो बेसिक चीज़ है आप वो सीख ही रहे हो, जॉब क्या है नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे अपने आप को बेटर कैसे बेटर कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो, या खुद को बेटर कैसे बना पा रहे हो, अच्छे पर्सन कैसे बन पा रहे हो। तो खुद के अंदर की जो बातें होती हैं, मतलब इंटरनली आप कैसे और डेवलप कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, वो यहाँ पे आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। ये 5 आपने नीड्स के बारे में समझ लिया। अब ये मास्लो ने यहाँ पे क्या कहा है कि जब हमारी नीचे से हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हायरार्की है, आप नाम से ही देख रहे हो हायरार्की है, तो पहले एक नीड आपकी जब फुलफिल हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको खाना पानी से रहना सारा चीज़ आपको मिल जाता है, ठीक है, उसको सारा चीज़ मिल गया है, देन वो दूसरे नीड पे मूव करेगा। अब कोई पर्सन जो है वो भूखा है, तो आप उसको कितनी भी सेफ्टी दे दो, या कितनी भी बिलोंगिंगनेस फील करवा दो, या कितनी भी रिस्पेक्ट कर लो, या वो कुछ खुद से भी सीख पा रहा है, तो उसके लिए वो वैल्यू नहीं होगा, उसके लिए वो वैल्यू नहीं करेगी। पहले वो क्या चाहेगा कि अपने बेसिक नीड को वो पूरा कर सके। किसी भी जॉब के थ्रू पहले आप अपनी बेसिक नीड को पूरा करना चाहोगे, पहले आप क्या देखते हो कि सैलरी कितनी है ताकि मैं अपना घर चला सकूं। अब आपका जो खर्च है आपका फूड का, या अपने मान लीजिए आपके बच्चे हैं तो
उनकी स्कूलिंग फ़ी होगी, मतलब बेसिक जो नीड्स है वो पूरी हो पा रही है या नहीं। बेसिक नीड के लिए आपकी जो खर्च है वो 20,000 है एंड आपकी सैलरी यहाँ पे मिल रही है 10,000, तो क्या आपका घर चलेगा? नहीं चलेगा। सो फर्स्ट वाला ही नीड आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप सेकेंड नीड की तरफ कैसे जाओगे? इसीलिए मास्लो ने कहा है पहले फर्स्ट नीड पूरा होने के बाद ही जो पर्सन है वो सेकंड नीड के तरफ मूव करता है। तो एक टाइम पे एक नीड के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड आपका पूरा हो गया तो सेकंड वो पर्सन क्या देखेगा कि हाँ सैलरी मेरी अच्छी खासी है, 30,000 मेरी सैलरी है। अब वो देखेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको सेफ फील हो रहा है या नहीं, सेफ्टी है या नहीं, वहाँ पे वो जॉब जो करेगा जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, इन्वायरमेंट वैसा मिल पा रहा है या नहीं। तो जैसे उसको ये सारी चीज़ें मिल गई तो वो सेफ्टी फील करने लगेगा, ये दो नीड पूरी हो गई। देन वो मूव करेगा सोशल नीड पे कि हाँ वहाँ पे आप लोग अच्छे हैं या नहीं, उनके जो बॉस है या कलीग्स है उससे ठीक से बात कर रहे हैं या नहीं, लव एंड बिलोंगिंगनेस उसको फील हो रहा है या नहीं। तो ये हो गया सोशल नीड के बारे में। देन इसके बाद फिर वो उससे ज़्यादा के बारे में देखेंगे, क्या? तो सेल्फ स्टीम के बारे में कि हाँ उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही है नहीं या नहीं जॉब में, एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पूरा करके उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है या नहीं। मतलब वो जो उसको काम मिला उसने जो पूरा किया उसके लिए उसको रिवॉर्ड, रिस्पेक्ट, एडमायर किया जा रहा है या नहीं। आप ही मान लीजिए कहीं पे काम कर रहे हो एंड आप अपना जॉब बहुत अच्छे से कर रहे हो बट आपको कोई एडमायर नहीं कर रहा है या आपको उसके बदले कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है या रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आप वहाँ पे डेली वैसा ही मेहनत करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। इसीलिए सेल्फ स्टीम नीड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जब आपका ये नीड भी पूरा हो जाता है तो फिर हम लोग सबसे हायर नीड की तरफ जाते हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आप देखते हो कि आपका सेल्फ ग्रोथ हो रहा है या नहीं, आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो, उससे आप क्या सीख पा रहे हो, आपके जो आसपास में लोग हैं उनसे आप क्या सीख पा रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, खुद में डेवलपमेंट आपका हो रहा है या नहीं। तो ये सबसे हायर लेवल ऑफ नीड है मास्लो की हायरार्की में। और सबसे लो लेवल नीड क्या है आपकी, फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि सबसे पहला पूरा होना चाहिए। तो मास्लो ने यहाँ पे 5 लेवल ऑफ नीड्स बताया है और एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड देखते हैं, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट है ERG मॉडल है, अल्डफर्स ने दिया है ERG मॉडल। तो ये मास्लो की हरारकी थ्योरी पे ही बेस्ड है। तो उन्होंने, जैसे आपने देखा था पहले वाले स्लाइड में, कि मास्लो ने 5 नीड्स के बारे में बताया था। तो एल्डरफर्ड ने क्या किया, इसी 5 नीड को 3 में डिवाइड कर दिया। ये 5 नीड आपने देखा था मास्लो का, इसी को 3 में डिवाइड कर दिया। अब कैसे डिवाइड किया वो हम लोग पहले देखेंगे। सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड को एक बना के इन्होंने एग्जिस्टेंस नीड कर दिया। आप इस तरह से समझ सकते हो कि एग्जिस्टेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप। उसके बाद सेफ्टी नीड है आपका हाउसिंग, हेल्थ, फाइनेंस, सिक्योरिटी। ये आपका क्या हो गया, आपका बेसिक या एग्जिस्टेंस के लिए, आपके एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट नीड हो गया ये दोनों नीड। इसके बाद रिलेटेडनेस करके इन्होंने एक नीड दिया जिसमें सेल्फ स्टीम और सोशल बिलोंगिंग को एक साथ मर्ज कर दिया है। सोशल बिलोंगिंग पहले हम लोग मास्लो में देख चुके हैं कि बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, फैमिली, ये सब इंक्लूडेड है। एंड सेल्फ स्टीम आपका हो गया रिस्पेक्ट, स्टेटस, प्राइज। ये दोनों को मिला के इन्होंने रिलेटेडनेस करके एक नीड बना दिया। एंड लास्ट वन हम लोगों ने देखा था इंटरनल ग्रोथ के बारे में, हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, तो उसको इन्होंने ग्रोथ नीड नाम दे दिया। तो यही हो गया आपका ERG मॉडल। अल्डफर ने क्या किया, ERG मॉडल दिया, E फॉर एग्जिस्टेंट, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ। तो ये आपका हो गया अल्डफर्स का मॉडल। इसमें और हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो ये पूरा नाम अल्डफर का क्या है, क्लेटन अल्डफर। ये आपको नाम इसीलिए याद रखना है क्योंकि बहुत टाइम मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है।
ERG थ्योरी दे दिया गया है या फिर हायरार्की थ्योरी दे दिया गया है, और इस साइड आपका दे दिया गया है जो भी आपका मतलब जो जैसे अल्टरफर्ड इधर दे दिया गया है, मास्लो दे दिया गया, तो आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं कि किस थ्योरी को किसने दिया है, इसीलिए नाम इम्पॉर्टेंट है। ये इसको हम लोग 3 फैक्टर मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि आप हम लोगों ने देखा ERG एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ 3 फैक्टर हैं, इसीलिए 3 फैक्टर मॉडल भी इसको कहते हैं। क्या चीज़ का? मोटिवेशन का। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? हाँ, इसमें और एक चीज़ डिफरेंट है मास्लो के थ्योरी से। मास्लो में हम लोगों ने देखा था कि पहले एक आता है आपका नीड, उसके बाद वो नीड पूरा होता है, देन हम लोग सेकंड नीड पे मूव करते हैं। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, मल्टीपल लेवल ऑफ नीड्स को सेम टाइप पे हम लोग सेम टाइम पे मूव कर सकते हैं। एक साथ 2 नीड भी पूरे हो सकते हैं, या इसमें आप कह सकते हो ऊपर से नीचे तक भी हो सकता है, नीचे से ऊपर तक भी हम लोग फ्लो कर सकते हैं। हायरार्की नीड में ऐसा नहीं था। हायरार्की नीड में ये बोला गया था पहले बेसिक नीड पूरा होगा, फिर आपका सेफ्टी नीड पूरा होगा, इस तरह से हायरार्की बना दिया गया था। लेकिन अल्डरफर्ड ने क्या किया कि वैसा ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन पहले बेसिक नीड को इम्पोर्टेंस दे, देन वो अपर नीड को इम्पोर्टेंस दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत लोग यहाँ पे जब जॉब लेने जाते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं देखने की कि वहाँ पे उनको ग्रोथ मिलेगा या नहीं, या फिर आप देख सकते हो कि उनको सोशल रिस्पेक्ट वहाँ पे मिलेगा या नहीं, या हायर पोजीशन मिलेगा या नहीं। तो सबकी जो एक पर्सन की जो नीड होती है वो उनके हिसाब से होती है, उनके थिंकिंग के हिसाब से होती है, उनके कल्चर के हिसाब से होती है, एंड वो किस कंडीशन में ग्रो करते हैं उस हिसाब से होती है। इसी तरह से जो है इन्होंने ये कहा कि हम लोग मूव कर सकते हैं किसी भी नीड पे एट अ टाइम पे, किसी भी नीड पे, एंड ये अपवर्ड भी फ्लो कर सकता है, या डाउनवर्ड भी फ्लो कर सकता है, अनलाइक मास्लोज थ्योरी। तो ये बस बेसिक डिफरेंस है ये दोनों थ्योरीज में। हर्ट्जबर्ग थ्योरी, हर्ट्जबर्ग थ्योरी को हम लोग 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, एंड आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा वो 3 फैक्टर्स थ्योरी है। 3 फैक्टर जहाँ रहे आपको अल्टरफर्ड्स को मैच करना है, एंड जहाँ 2 फैक्टर है उसमें हर्ट्जबर्ग को आपको मार्क करना है। 2 फैक्टर्स में इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि 2 फैक्टर है, एक है हाइजीन फैक्टर, एक है मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर जो है इसके होने से उतनी कुछ मतलब डिफरेंस नहीं आएगी, या एम्प्लॉय के एटीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट इसके एब्सेंस से जो है वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा एम्प्लॉय के अंदर में। फॉर एग्जांपल, अगर सैलरी मान लो अच्छी ना हो, या सिक्योरिटी ना हो जॉब की, या मान लो वर्किंग कंडीशंस अच्छी ना हो, तो क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन होगा एम्प्लॉय के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए सैलरी अच्छी हो, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा हो, स्टेटस अच्छा हो, सिक्योरिटी अच्छी हो, सुपरविज़न अच्छा हो, तो इससे आप उतना कुछ आपको वैसा कुछ फील नहीं होगा कि कुछ नया है। बट अगर ना हो, मतलब इसके एब्सेंस में आपको डिससेटिस्फैक्शन दिखने को मिलेगी। वही मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? इसकी वजह से जो ये जो फैक्टर्स है इसके वजह से यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाती है। क्या होती है कि मोटिवेटर फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जिससे कि जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो इस फैक्टर के होने से और भी जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। तो हाइजीन फैक्टर ना होने पे डिससेटिस्फैक्शन होता है, मोटिवेटिंग फैक्टर ना होने पे यहाँ पे कोई खासा डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये होती है, ये अगर होता है, मोटिवेटिंग फैक्टर अगर होता है, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत टाइम एजर्सन वाले क्वेश्चन में होता है, ये आ जाता है कि अगर मान लीजिए हर्जबर्ग की थ्योरी में क्या कहा गया है कि हाइजीन फैक्टर अगर एब्सेंट हो, आपको नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ से इसको रिलेट करना है कि मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, सैलरी अच्छी नहीं रहेगी,
इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन होगा, आपको वहाँ पे काम करने का मन नहीं करेगा, तो उसके एब्सेंस के वजह से प्रॉब्लम होगी। बट अगर वो ऑलरेडी है तो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मोटिवेटिंग फैक्टर जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा कुछ रिकॉग्निशन वगैरह नहीं भी मिल रहा है, फिर भी आप वर्क वहाँ पे करते हो, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आपको रिकॉग्निशन एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए तो उससे आपको और खुशी मिलती है एंड जॉब सेटिस्फैक्शन और आपका बढ़ जाता है। तो इसके होने से और मोटिवेटेड एम्प्लॉय फील करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ को ध्यान रखना है। इसके एब्सेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके एब्सेंस से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। तो हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी अगर हम लोग ब्रीफ में देखें तो दो फैक्टर दिया है इन्होंने, मोटिवेटिंग फैक्टर दिया है और हाइजीन फैक्टर दिया है, और ये सारे फैक्टर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थ्योरी पे हम लोग मूव करेंगे, एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। ये किसने दिया है? तो ये दिया है डेविड मैकलैंड ने। इन्होंने ये बताया है कि जो मोटिवेशन है वो इनहेरिटेड नहीं होती है, जो फैक्टर्स है वो इनहेरिटेड नहीं होते, ये हम लोग पे डिपेंड करते हैं कि कल्चर किस कल्चर में हम लोग पले बड़े हैं, या किस कल्चर में हम लोग रह रहे हैं, या हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है। इससे हमारा जो मोटिवेशन फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस होता है। जनरली तीन लोगों में ये तीन तरह की मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगी। तीन में से किसी एक कोई एक आपको मोटिवेशन देखने को मिलेगी। क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड ऑफ फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। मैकलैंड ने क्या किया, तीन मोटिवेशन फैक्टर्स बताए हैं एंड वो ये बोलते हैं कि हर एक इंसान में ये तीनों में से कोई ना कोई एक फैक्टर जो है वो होता ही है। एंड उसको देखते हुए, उसको पहचानते हुए जो एम्प्लॉयर है या जो मैनेजर है वो उस पर्सन को या उस एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है, उस मोटिवेटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करके। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई एक चीज़ को हासिल करना चाहते हैं या कुछ एक गोल को अचीव करना चाहते हैं, एंड वो क्या करते हैं, उसी के ऊपर वर्क करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि वो उसको अकम्प्लीट नहीं कर लेते या वो उस वर्क को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर लेते। ये वैसे टाइप के इंसान होते हैं जो वो अपना पूरा टाइम, पूरी एनर्जी एंड पूरा जो अटेंशन है वो क्या करते हैं, अपनी जो गोल को है वो कंप्लीट करने के लिए या वर्क को कंप्लीट करने के लिए दे देते हैं। मैकलैंड कहते हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, क्योंकि यही लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड जो भी वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये उन लोगों में देखा जा सकता है जो कि कोई एक गोल को अचीव करना चाहते हैं एंड उसके ऊपर ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज नीड फॉर अफिलिएशन। नीड फॉर अफिलिएशन मतलब हो जाता है, कुछ लोग हैं कि ग्रुप में वो काम करना पसंद करते हैं एक साथ। अगर उनको मान लीजिए अकेले उनको वर्क कोई दे दिया जाता है तो वो उतने इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं जितना कि वो एक ग्रुप में कर पाते हैं। एंड उन्हें हमेशा क्या है कि एक बिलोंगिंगनेस फील होनी चाहिए या फिर एक कॉपरेशन, साथ में कॉपरेटिव वे में वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब उनको इस तरह के एक ग्रुप में डाल दिया जाता है या ग्रुप वर्क दिया जाता है तो वो और ज़्यादा अच्छे से उस काम को कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर वैसे लोग हैं जो कि दूसरों को अपने इन्फ्लुएंस करना पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पसंद करते हैं, वो एक ऐसे पोजीशन में रहना पसंद करते हैं ताकि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, काम करवा सके उनसे। एंड वो ऐसे पोजीशन जब उनको मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं एंड वो ज़्यादा वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर को क्या करना पड़ता है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो किस चीज़ से मोटिवेट होता है। क्या वो नीड फॉर अचीवमेंट के लिए मोटिवेट होता है, या नीड फॉर पावर वो खोज रहा है, या नीड फॉर अफिलिएशन खोज रहा है। तो वो जो भी खोज रहे हैं उस हिसाब से उनको वर्क दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर नीड फॉर अचीवमेंट वो खोज रहा है जो एम्प्लॉय है, तो उनको एक पर्टिकुलर वर्क दे दिया जाता है
एंड उनके लिए ये गोल बना दिया जाता है कि हाँ आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, एंड उस वो एम्प्लॉय क्या करेगा, उस पर वर्क करेगा एंड पूरा टाइम अटेंशन सारा चीज़ वो उसी पे फोकस कर देगा। इससे आपका काम भी हो जाएगा, मैनेजर का काम भी हो जाएगा, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए वर्क भी हो जाएगा उसका। नीड फॉर पावर वाले जो एम्प्लॉय होते हैं, तो वो उनके लिए मैनेजर क्या करते हैं, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं या फिर उनको कोई अथॉरिटी दे देते हैं या पावर दे देते हैं ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को। एंड वो जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ग्रुप है, मान लीजिए किसी एक को कैप्टन बना दिया गया है, जो कि मान लीजिए कोई कैप्टन बनना चाह रहा हो, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे नीड फॉर पावर इंपॉर्टेंट है, तो उसको कैप्टन बना दिया गया है। अब वो और एफिशिएंटली वर्क करेगा एंड वो काम उस काम को वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा। नीड फॉर अफिलिएशन, अब जो और कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ग्रुप में काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, मैनेजर को क्या करना है कि उसको एक ग्रुप में डाल देना है, ऐसा वर्क उनको देना है ताकि वो कोऑपरेट करके एक साथ उस वर्क को कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे मैनेजर का मेन रोल यही होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि इस 3 कैटेगरी में से किस में कौन एम्प्लॉय फिट हो रहा है, उसके हिसाब से उसको मोटिवेट कर सके। इसीलिए यहाँ पे कहा गया एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी, ये इनहेरिटेड नीड थ्योरी नहीं है। मतलब आप जब अपने जिस कल्चर में रहते हो, जो देखते हो, उसी से आप सीखते हो। जैसे आप किसी को देख रहे हो कि कोई एक पावरफुल पोजीशन में है, तो आपका भी मन हो जाता है कि हाँ मैं भी अगर उस पावरफुल पोजीशन में रहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो आपको भी वो पावरफुल पोजीशन में रहने की इच्छा होती है। तो वैसे इसीलिए क्या करते हो, इसको कहा जाता है एक्वायर्ड नीड थ्योरी, कि आप उस ये को मोटिवेटिंग फैक्टर को क्या करते हो, अपने में इनहेरिटेंट नहीं करते हो, आप एक्वायर्ड करते हो। पहले से आप में वो फैक्टर नहीं रहता है, वो आप किसी से देख के सीखते हो या लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। इस थ्योरी में बस इतना ही है। सो नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देखेंगे। सो हम लोगों ने कंटेंट थ्योरी पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद है प्रोसेस थ्योरी में आपका वेक्टर रूम्स थ्योरी है और 3 थ्योरी है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि इस क्लास में अगर मैंने प्रोसेस थ्योरी को भी कवर कर लिया तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट क्लास में और हम लोग कवर करेंगे कि किस थ्योरी को किस ईयर में दिया गया है। जनरली क्वेश्चन उससे भी आता है मैच द फॉलोइंग में। एंड कंटेंट थ्योरी में तो हम लोग ने देख लिया है कि किसने कौन सा थ्योरी दिया हुआ है, उसकी ब्रीफ क्या है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी आती है। क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में भी सॉल्व करेंगे, वो भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको याद करके जाना है। So that's it for today's video. Thank you for watching and stay tuned for more such videos. Thank you.